सोचिए, अमेरिका में एक कंपनी, एक छोटी सी पेपर वर्क की गलती और उसकी सजा $25,000 का भारी जुर्माना। अजीब लगता है ना? आज हम आईआरएस के एक ऐसे ही फॉर्म की बात करने वाले हैं जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। $25,000। जी हां, कोई मामूली रकम नहीं है ये। और सुनिए, आईआरएस के लिए तो ये एक फॉर्म फाइल ना करने की कम से कम पेनल्टी है। तो चलिए आज इसी $25,000 वाली गलती से बचने का तरीका देखते हैं। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, यही कि भाई मेरी कंपनी ने तो कोई कमाई ही नहीं की, बिल्कुल जीरो इनकम है, तो फिर आईआरएस को कुछ फाइल करने की क्या जरूरत है। बस यही वो सोच है जो सीधा $25,000 के जुर्माने की तरफ ले जाती है। चलिए आज इस बहुत महंगी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर ये $25,000 वाली गलती है क्या। फिर बिल्कुल आसान लफ्जों में समझेंगे कि ये फॉर्म 5472 क्या चीज है। ये भी देखेंगे कि ये फॉर्म फाइल करना किसके लिए जरूरी है, इसे फाइल करने का सही तरीका और टाइम क्या है, और हाँ, सबसे अहम, वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है ताकि पैसे भी बचें और टेंशन भी ना हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये फॉर्म 5472 है क्या? चलिए इस पजल को हल करते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म है जो, सच पूछिए तो, एक अमेरिकी कारोबार की किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल आसान जबान में समझें तो फॉर्म 5472 आईआरएस के लिए बस एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म है। इसका काम टैक्स लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि कंपनी और उसके गैर मुल्की मालिक के दरमियान पैसों का कोई लेन देन हुआ है या नहीं। समझे कि एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा है जहां बस हाजिरी लगवानी है कि हाँ, ट्रांजैक्शन हुई है। ये बात जहन में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म 5472 कोई टैक्स रिटर्न नहीं है। इसका मकसद टैक्स लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी। आईआरएस बस इतना जानना चाहता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बस, भले उस ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स बनता हो या ना बनता हो, इससे इस फॉर्म का कोई लेना देना नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर आईआरएस को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? जवाब बिल्कुल सीधा सा है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए। इस फॉर्म के जरिए आईआरएस इस बात पर नजर रखता है कि मुल्कों के दरमियान पैसों की हेराफेरी ना हो और लोग टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट्स को इधर उधर ना करें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, किन लोगों के लिए ये फॉर्म जरूरी है? चलिए इसकी एक आसान सी चेकलिस्ट देखते हैं। देखिए, एक यूएस एलएलसी को ये फॉर्म तब फाइल करना होता है जब ये 3 शर्तें पूरी हों। नंबर 1, कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड हो। नंबर 2, उस कंपनी का कम से कम 25% हिस्सा किसी नॉन यूएस सिटीजन या नॉन रेजिडेंट के पास हो। और नंबर 3, टैक्स की नज़र में वो कंपनी एक डिसरिगार्डेड एंटिटी हो। इसका मतलब यह है कि आईआरएस कंपनी और उसके मालिक को एक ही समझता है। और बस यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ये रूल तब भी लागू होता है जब एलएलसी की इनकम जीरो हो, सेल जीरो हो, यहां तक कि बैंक अकाउंट में कोई एक्टिविटी ना हुई हो। जीरो इनकम का मतलब जीरो फाइलिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये कंपनी और उसके मालिक के बीच पैसों का कोई भी ट्रांसफर है। चाहे मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया हो, या कंपनी को कर्ज दिया हो, या कंपनी का कोई खर्चा अपनी जेब से अदा किया हो, ये सब रिपोर्ट करना जरूरी है। चलिए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मालिक ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से एलएलसी को फंड किया, कैपिटल डाला, या फिर एलएलसी का कोई बिल जैसे कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन अपनी जेब से पे किया, या एलएलसी को पैसे उधार दिए? अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो जी हां, ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर, यानी इस फॉर्म को आखिर फाइल करना कैसे है और कब करना है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल जो हमेशा याद रखना है, फॉर्म 5472 को कभी भी अकेले फाइल नहीं करना। हमेशा याद रखें, ये एक ऐसी गलती है जो सीधा $25,000 के जुर्माने का टिकट है। तो सही तरीका क्या है? 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फॉर्म 5472 तैयार करें। स्टेप नंबर 2, उसके साथ एक प्रो फॉर्मा फॉर्म 1120 तैयार करें। और स्टेप नंबर 3, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा फैक्स या ऑनलाइन फाइल कर दें। अब ये प्रो फॉर्मा क्या चीज़ है, घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फॉर्म 1120 यहां एक कवर शीट या लिफाफे का काम कर रहा है। इसमें कंपनी की इनकम या एक्सपेंसेस की डिटेल्स नहीं भरनी होती, इसे आमतौर पर खाली छोड़ देते हैं। इसका एक ही मकसद है, फॉर्म 5472 को आईआरएस तक पहुंचाना। और हां, डेडलाइंस, ये तारीखें अपने कैलेंडर में फौरन मार्क कर लें। स्टैंडर्ड डेडलाइन है अप्रैल 15, लेकिन अगर किसी वजह से एक्सटेंशन चाहिए तो वो फाइल करके
इसे अक्टूबर 15 तक ले जाया जा सकता है, पर डेडलाइन मिस करने का तो सोचना भी नहीं। ओके, अब हम आ गए हैं इस गुफ्तगू के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो क्या है? अपने कारोबार को इन महंगे जुर्मानों से बचाना कैसे है। चलिए इन आम गलतियों पर नज़र डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। एक बार फिर इस नंबर को देखें, $25,000। ये कम से कम पेनल्टी है। ये वो कीमत है जो आगे बताई जाने वाली गलतियों में से किसी एक को करने पर देनी पड़ सकती है। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो किन गलतियों से बचना है? पहली और सबसे आम गलती, ये सोचना कि जीरो इनकम का मतलब नो फाइलिंग। दूसरी, फॉर्म 5472 को फॉर्म 1120 के बगैर अकेले फाइल कर देना। तीसरी, अप्रैल 15 या अक्टूबर 15 की डेडलाइन मिस कर देना। चौथी, फॉर्म में मालिक या ट्रांजैक्शन की गलत डिटेल्स दे देना। और पांचवी और बहुत अहम, IRS की तरफ से आने वाले किसी भी नोटिस को नजरअंदाज करना। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक लाइन में, अगर एक US LLC का मालिक गैर मुल्की है तो उसके लिए कंप्लायंस लाजमी है। इनकम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें। और आखिर में एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर को सोचना चाहिए, कंपनी तो सेटअप हो गई, लेकिन क्या वो महफूज भी है? क्योंकि देखिए, कंपनी बनाना तो सिर्फ पहला कदम है, असल काम तो उसे ऐसी महंगी गलतियों और जुर्मानों से बचाकर चलाना है।